मगरबी बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन के पेश नज़र सियासी और समाजी सरगर्मियां तेज़ हो गई है। कई सियासी लीडरान ने जहां अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है, वहीं समाजी तंजीमें भी लोगों को बेदार करने की कोशिशों में जुटी है। इसी मकसद के तहत कोलकाता आए सैयद जफ़र महमूद ने यहाँ के लोगों को, बंगाल के लोगों को ये पैगाम दिया कि वो सियासत का सियासी वोट बैंक का हिस्सा बनने के बजाय अपने मुतालबात को मजबूत तरीके से लीडरान के सामने रखें। कोलकाता आए आप, सेमिनार में हिस्सा लिया, क्या मकसद था? मकसद ये था जो कि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, मगरबी बंगाल की बज़्म में हम उजाला कर सकते हैं, हम के मतलब मुसलमान, और दूसरा जो है उसमें आदाद शुमार दोनों में दे करके। देखिए, ऐसा है, यहाँ के जो आदाद शुमार हैं मुसलमानों के वैसे कहीं है ही नहीं। सबसे यानी कि 27% मुसलमान, जबकि आसाम में कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन वो एक बॉर्डर स्टेट है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हम तो बॉर्डर स्टेट भी नहीं है वेस्ट बंगाल में। तो फिर यहाँ के मुसलमान अपने को, पहली चीज़ तो अपने को मुसलमान कहने के लिए खौफज़दा रहता है, ये मैंने खुद देखा है। अपने को माइनॉरिटी कहता है। अरे भाई, अब कॉन्फिडेंस के साथ अपने को मुसलमान कहो और अपने हक़ की बात करो। लेकिन और जो ये नहीं कि बस जो गिवन सिचुएशन है, जो कुछ हालात हैं, उसी में थोड़ी बहुत रद्द-बदल करके, अब वो बहुत हो गया। 68 साल तक जो है मुसलमानों ने ये सफ़र किया है कि उनका जो हक़ बनता है उनके आदाद शुमार के हिसाब से, उसका 1/10 1/5 भी उनको नहीं मिलता है। लेकिन ये कि इत्मीनान से बैठे हुए हैं सब लोग, क्यों आखिर? देखिए, इस वक्त जो है वो आपको किसी भी ऐसे, जैसे बिहार में जो ख़तरात थे, उस तरह के कोई ख़तरात यहाँ नहीं हैं। बननी यहाँ भी सेक्युलरी गवर्नमेंट है, दिस वे और दैट वे। ये सबसे अच्छा मौका है कि मुसलमान जो हैं वो यूनाइट हो करके, एक तो 100% मुसलमान वोट दें, कोई भी एक भी मुसलमान ना बचे जो कि वोट ना दें आने वाले असेंबली इलेक्शन में। औरतें ख़ास तौर से बिल्कुल घर से निकल करके पूरा वोट देना, अपना हक़ जताना। दूसरी चीज़ ये कि अपने वोट को हम डिस्ट्रीब्यूट ना होने दें, तकसीम ना होने दें। अब उसमें आप ये कहेंगे भाई किस पार्टी को दें, आपके किस पार्टी के समझ में नहीं आता है कि किस पार्टी को दें। जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मुसलमानों को बराबर से इग्नोर किए हुए हैं सब। आप देख लीजिए, मुसलमानों के लिए जो सच्चर कमेटी ने बातें कही हैं, मसलन ये कि बंगाल में ही कितनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं, असेंबली की भी, पार्लियामेंट की भी, जिसमें मुसलमानों की तादाद 53, 54%, 52, 53, 54% है, और शेड्यूल कास्ट वहाँ पर 7, 8, 9% हैं कुल। लेकिन उसको शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर रखा है, जबकि उसका उल्टा भी है, जबकि उसका उल्टा मौजूद है। ऐसी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, इंतखाबी हलक़े हैं, जहाँ पर मुसलमान बहुत थोड़े से हैं, शेड्यूल कास्ट 50-60% है, वो रिज़र्व नहीं है। तो क्या मकसद है? तो अगर ये मुसलमान अपना हक़ पेश करें, जैसा कि सच्चर कमेटी ने कहा है कि जिन इंतखाबी हलक़ों में मुसलमान बड़ी तादाद में, शेड्यूल कास्ट कम हैं, उसको डी रिज़र्व करिए और उसके बजाय वो करिए, कॉन्स्टिट्यूंसीज रिज़र्व करिए जो जहाँ शेड्यूल कास्ट बड़ी तादाद में है और मुसलमान कम है। क्या लगता है आपको कि बंगाल के मुसलमानों के मसाइल क्या है, और क्या मसाइल हल हुए बहुत हद तक? बिल्कुल हल नहीं हुए बंगाल के। देखिए, अभी यहीं पर जो वो स्नैप ने वो छापी है, एक रिपोर्ट छापी है अभी कुछ दिन पहले, और उसमें बंगाल के तकरीबन 1 लाख हाउस होल्ड्स का सर्वे किया गया था, और उसकी बेसिस के ऊपर रिपोर्ट आई है। वो तो और ज़्यादा आँख खोल, सच्चर कमेटी ने जो कहा था उसके मुकाबले में हालात और ख़राब हो गए हैं, जो कुछ उन्होंने रिपोर्ट किया था सच्चर कमेटी ने बंगाल में जी। तो वहाँ आप देख लीजिए, आदाद शुमार उठा करके देख लीजिए स्टैटिस्टिक्स सच्चर कमेटी की, और जो ये कमेटी अभी 6-8 महीने पहले जो है 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उसमें जिसमें 1 लाख हाउस होल्ड्स हैं, उसमें तो 1 लाख में से 20,000 ऐसे लोग हैं कि जिनमें से एक भी पढ़ा लिखा नहीं था। 1 लाख हाउस होल्ड्स, ख़ानदानों में से 20,000 ख़ानदान ऐसे मिले जिसमें एक भी इंसान पढ़ा लिखा नहीं था। तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, और इस हालत में अगर यहाँ के बंगाल के मुसलमान जो हैं अभी भी खाली अपने और अपनी बीवी बच्चों के ख्याल करते रहेंगे, तो अल्लाह मियाँ उन्हें माफ़ नहीं करेगा, आगे आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। अगर खुदा न खास्ता हमने फ़िक्र नहीं की, तो बर्मा के हालात देख लीजिए, म्यांमार में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। क्या हम ये चाहते हैं 100 साल के बाद यहाँ भी यही होने लगे? आप देखिए कि बंगाल में एक तब्दीली हुई सियासी तौर पर। बंगाल में लेफ्ट जो बरसों से बरसर इक़्तिदार थी, एक नई पार्टी के हाथ में सत्ता आई, हुकूमत आई, तो ऐसे में क्या लगता है कि हालात बदले? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अब ये है कि खाई में गिरना है या समंदर में गिरना है।
ये है बात। तो ऐसा नहीं है कि 34 साल से जो है जितना मुसलमान इग्नोर किए जा रहे थे उसके मुकाबले में अब कुछ कम इग्नोर किए जा रहे हों, ऐसा नहीं है। फ़र्क जो है थोड़ा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन वाली बात है कि हाँ भाई, लगता है कि हाँ थोड़ा कुछ उर्दू एकेडमी की बात कर ली और कुछ इमामों की बात कर ली, ये वो। तो ये उर्दू एकेडमी, ये इमामों की बात करना, ये तो पूरे कांग्रेस पार्टी जो है पिछले 68 साल से कर रही है। मैंने तो कांग्रेस पार्टी को यूपीए के दौरान कई बार चैलेंज किया था कि भाई आप जो है मुसलमानों को खाली उन्हीं के बनाए हुए इदारों तक या उनके लिए जो इदारे बनाए गए हैं वहाँ तक खाली महदूद रखे हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, माइनॉरिटीज़ कमीशन और उर्दू एकेडमी, और जो चीज़ें उनके लिए हैं, या वक्फ बोर्ड, जो चीज़ें उनके लिए बनी हैं या उन्होंने बनाई हैं वहीं तक आप महदूद किए रखे हुए। अब अगर ममता बनर्जी साहिबा जो है मुसलमानों का ख्याल करना चाहती हैं तो होम सेक्रेटरी मुसलमान क्यों नहीं बनाती, अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुसलमान क्यों नहीं बनाती, जो इम्पॉर्टेंट इदारे हैं, जो इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज़ हैं यहाँ पे, डायरेक्टर जनरल पुलिस कलकत्ता का क्यों नहीं बनाती, वहाँ के ऊपर क्यों नहीं बनाते। उसके अलावा ये कि अगर सिविल सर्विसेज में अगर ब्यूरोक्रेसी में मुसलमान कम हैं, उसकी वजह ये है कि वो मुसलमान कम बैठते हैं, तो आप उनके लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूट कायम कर दीजिए जहाँ पर एफर्मेटिव एक्शन के तौर के ऊपर कि जहाँ पर मुसलमान बच्चों को ट्रेन किया जाए, कोच किया जाए, ताकि वो मुकाबले के इम्तिहान में बराबर से बैठ सकें। ये सब काम है ना करने के। ये सब काम अगर नहीं किए जाएंगे तो ऊपर अपना हल्का फुल्का जो है मरहम पट्टी की और अंदर ज़ख्म का ज़ख्म बना हुआ है, इससे कोई फ़ायदा नहीं। बंगाल में आप देखें तो तीसरा हज हाउस बना, कई ऐसी, यही देखिए हज हाउस के नशे में रखे हुए कांग्रेस भी हमें बहुत दिनों से, जितनी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ हैं वो सब इसी हज हाउस को बना करके तो हमें रखे हुए नशे में। तो ये अब इस नशे से बाहर आ जाना चाहिए। देखिए हज मुसलमानों का काम है, मुसलमान अपने हज हाउस खुद बना लें, और अगर बना भी दिया तो ऐसी कौन से ख़ास काम कर लिया। यही मैं आपको कह रहा हूँ, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन इमामों को बुला करके उनका और हज हाउस को कायम कर दिया और सब मुसलमान खुश हैं। तो भाई मैं आपको कल अर्ज़ कर रहा था अपने यहाँ पर स्पीच में कि नमाज, रोज़ा, कलमा, हज, ज़कात, ये जो है ना, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। असली चीज़ ये है कि हम एक दूसरे के लिए कितने करामत साबित हो सकते हैं, उसके ऊपर अगर आप गौर करें तो हज हाउस बनाना, मस्जिद बनाना, ये तो एक तो मुसलमानों का अपना काम है। और दूसरी चीज़ ये कि चलो अगर गवर्नमेंट ने मदद कर दी तो वहाँ बात ख़त्म नहीं होनी, वहाँ से बात शुरू होनी है। असली चीज़ ये है कि जहाँ पर मुर्शिदाबाद है, दीनाजपुर है, मालदा है, जहाँ पर बड़ी 60%, 70%, 80%, 90% मुसलमान हैं, वहाँ तालीमी इदारे कायम करो ना, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ कायम करो, तालीमी इदारे कायम करो, बड़ी तादाद में लड़कियों के अलग स्कूल कायम करिए। जो स्कूल कायम हैं उसमें ख़ासतौर से लड़कियों वाले, वहाँ टॉयलेट फैसिलिटी कीजिए। जो छोटे छोटे जो गांव हैं उन मुस्लिम इलाक़ों के अंदर, वहाँ पर जो बुनियादी सहूलतें हैं वो दीजिए। सड़क बनाइए, बस स्टैंड बनाइए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाइए, स्कूल बनाइए, ये सब ICDs, ये सब चीज़ें बनाइए ना, ताकि इससे मुसलमानों की हालत सुधरना शुरू हो। ये नहीं कि ऊपर अपना मरहम पट्टी की ख़त्म कर दिया। मुसलमानों के हालात में कोई ख़ास तब्दीली नहीं देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखता मैं ख़ास तब्दीली, बस एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ज़रूर है कि पहले जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर किए जाते थे और कहीं कुछ पूछताछ नहीं थी। अब यह है कि कुछ कभी थोड़ा बातचीत हो जाती है, लेकिन मुद्दे पर बात होती है, बात होती है। लेकिन ये कि इसमें मैं मुसलमानों को ज़्यादा ब्लेम करूँगा यहाँ के, कि भाई मुसलमान खड़े होकर के सिर्फ अपने और अपने बीवी बच्चों का ख्याल करना छोड़ दें, वो करें लेकिन 1/3 करें, 2/3 मिल्लत के लिए काम करें ना भाई। देखिए इस वक्त जो हालात हैं वो, उसमें मैंने आपको जैसा कहा बिहार वाले हालात यहाँ नहीं हैं। वो आपको कोई ख़तरा नहीं है कि कोई नॉन सेक्युलर यहाँ पॉलिटिकल फॉर्मेशन बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से जो अभी करंट असेंबली इलेक्शन आ रहा है, ये मुसलमानों के लिए गोल्डन चांस है। वो अपने राइट्स को असर्ट करें, अपना चार्टर ऑफ डिमांड बनाएं। अगर नहीं मानती है कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको या कोई कॉम्बिनेशन, और पब्लिकली अपने मैनिफेस्टो में लिख करके अनाउंस नहीं करती है, तो मुसलमान इंडिपेंडेंटली अपनी पार्टी बना सकते हैं। अपनी पार्टी बनाने की बात बरसों से होती है, लेकिन पार्टी मुकम्मल मजबूत तौर पर उभर कर सामने नहीं है। देखिए
ऐसा कुछ नहीं होता। जब कांग्रेस पार्टी भी बनी है आज से 150 साल पहले, तो उस वक्त भी ये नहीं था कि पहले दिन उस पार्टी बनी और अगले दिन से बड़ी मजबूत हो गई। बीजेपी भी ऐसी नहीं बनी है। नई पार्टी के बारे में आप सोच रहे हैं? नहीं देखिए, मैं कुछ मैं तो दिल्ली में बैठ कर के हिंदुस्तान भर के पूरे मुसलमानों के बारे में सोचता हूँ। पूरा सर्वे जो है वो हाँ, वो हम पूरा स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है। लेकिन ये कि कम से कम मैं बैठ कर के दिल्ली से देख करके और पूरे हिंदुस्तान में दौरे भी करता हूँ, कर करके मैं कम से कम इतना ज़रूर कर लेता हूँ कि जो ज़मीनी सतह के ऊपर हक़ायक़ हैं वो बिल्कुल मेरे सामने अगर आ जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने भी आ जाएं, जगह जगह स्टेट में जा कर के, और उसकी रोशनी में अगर कोई हल हम समझते हैं कि ये हो सकता है तो वो हो सकता है, अच्छी बात है। देखिए ऐसा है, लगता है कि आपने सर्वे मुकम्मल कर लिया, कम बेश मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों कर लिया है आपने, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? बेदारी मुहिम भी चला रहे हैं। हाँ, देखिए ऐसा है, अगला कदम मेरा जो है वो इस वक्त जो टॉप प्रायोरिटी मेरी है वो ये है कि जितने पार्लियामेंट और असेंबली में पूरे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, लोकसभा की और असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज़, उन सब में कितने मुसलमान कहाँ हैं, क्या परसेंटेज है, उनकी कहाँ क्या अहमियत है, ये पूरा डाटा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। बहुत जल्दी हम इसको पब्लिश भी कर देंगे, आपको इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह दिल्ली के लिए, यहाँ भी आ जाएंगे। तो उसकी भी बुनियाद के ऊपर जो सच्चर कमेटी ने कहा था कि जो बड़ी तादाद में ये जो पार्लियामेंट में असली मुसलमान कम आते हैं ना, देखिए आपके यहाँ वेस्ट बंगाल में इस वक्त जो है 80 मुसलमान होने चाहिए और हैं 59, परसेंटेज के हिसाब से 27% हैं। गवर्नमेंट कहती है, सेंसस कहता है, मरदमशुमारी कहती है कि हम 27% हैं यहाँ पर। तो 27% के हिसाब से 294 जो असेंबली सीट्स हैं उसके अंदर 80 सीटें मुसलमानों की होनी चाहिए, और हैं कुल 59, वो भी 5 पार्टियों में बटी हुई, तो वैसे ही अहमियत ख़त्म हो गई है कि नहीं। तो उसको बुनियाद जहन में रखते हुए ये देखना है कि बहुत बड़ा फैक्टर है क्या है कि ये कम आती हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर सच्चर कमेटी ने जो बताया है वो ये बताया जो मैं भी आपसे कह रहा था कि जहाँ मुस्लिम डोमिनेशन है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिज़र्व है, तो उसको छुटवाना है, उसको डी रिज़र्व करवाना है। जो आप कह रहे हैं मेरा अगला कदम क्या होगा, अगला कदम ये होगा इंशाल्लाह। जब मरकज़ी हुकूमत इक़्तिदार में आई, बीजेपी की हुकूमत, तो उस वक्त जब मरकज़ में सरकार इक़्तिदार में आई तो आपको प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया था और आपने जो अपनी स्पीच रखी थी, तो अब मरकज़ी हुकूमत को आए 1.5 साल का अरसा हो चुका है कम बेश, तो क्या लगता है आपकी स्पीच? देखिए मैं आपको बताऊं, पहली चीज़ तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट नहीं किया था, बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एस्पायर कर रहे थे, है ना, जब उनका इरादा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, उस वक्त वहाँ पर अहमदाबाद में मिनिस्टर के दौड़ में जब शामिल थे, जब मरकज़ी पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला था और आपको जो है वो इनवाइट किया गया तो था। मैं वहाँ अहमदाबाद पर बुलाया गया था और वहाँ पर मैंने प्रेजेंटेशन किया था। वहाँ पर मुसलमानों में मेरा ही प्रेजेंटेशन था, बाकी तो APJ अब्दुल कलाम साहब ने इनाग्रेट किया था, वो तो पूरे मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव ही हैं। तो वहाँ पर मैंने उनके सामने मुद्दे रखे थे कि किस तरह से बीजेपी अपने को मुसलमानों के हक़ में कर सकती है। तो मैंने उनको बताया था कि देखिए ये बहुत सी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ मुसलमानों के हक़ में ये होना चाहिए, ख़ासतौर से सच्चर कमेटी की सिफारिशों की रोशनी में, वो सब मैंने उनके सामने रखे थे। प्लस गुजरात के मुसलमानों के ताल्लुक़ से, 2002 के राइट्स के ताल्लुक़ से, कि आप जो हैं लोगों के दिलों को छू करके जो है वो उसके ऊपर मरहम इस तरह से लगा सकते हैं, है ना, ये सब चीज़ें बताई थी। तो 18 काम मैंने उनको बताए थे और वो सब रिकॉर्डेड है, अभी तक भी है, वो पूरा मौजूद है। उसके बाद से मैंने उनको 2 ख़त भी लिख चुका हूँ अब तक। तो ये मैं आपको बता दूँ कि उन 18 काम में से 2 काम तो हो चुके और तीसरा काम आधे से ज़्यादा हो चुका। मैं आपको गिना देता हूँ। एक काम तो मैंने उनसे ये कहा था कि आपने बीजेपी की वेबसाइट के ऊपर बटन दबाओ फ़िलासफ़ी, तो 3 आर्टिकल खुलते हैं, उसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी हुई है, कोट करके बताया था मैंने उनको। वो उसके 3 महीने के अंदर उन्होंने हटवा दिए थे, उसकी जगह एक बहुत अच्छा आर्टिकल आ गया, तो कम से कम ऑन पेपर बीजेपी की फ़िलासफ़ी बेहतर हो गई। नंबर 2, मैंने उनको कहा था कि मुसलमान बहुत पीछे हैं, ख़ासतौर से तालीमी मामलात में, लेकिन ये तो होगा नहीं हर एक को आप पढ़ा करके अगले दिन बहुत अच्छा बना दें, लेकिन मुसलमानों में बहुत बड़ा एक जो सेक्शन है वो स्किल्ड लेबर है, उसको अगर आप थोड़ा सा डेवलप कर देंगे स्किल लेबर को, तो मुसलमान जो हैं वो उनका
मेयार बढ़ जाएगा और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि उन्होंने पहला जो बजट आया उनका, उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग बजट दिया था और अब उन्होंने स्किल की अलग मिनिस्ट्री बना दी और बहुत सी स्कीमें उसके अंदर हैं। 2 काम हो गए। तीसरा काम, जो 18 काम थे इस प्रायोरिटी में नहीं थे, लेकिन जो तीसरा काम है वो है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग। वो तो हम इस्लामिक बैंकिंग भी कह सकते हैं उसको, लेकिन वो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का नाम उन्होंने दिया है। बात एक ही है। वो कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली थी और 2 दिन बाद वो लॉन्च होने वाली थी। उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने पीएम को ख़त लिख दिया, मामला ख़त्म। लेकिन अब फिर प्राइम मिनिस्टर ख़ुद जा कर के वहाँ आरबीआई के प्रोग्राम में बोले और कहा ये इंक्लूसिव बैंकिंग की तरफ बढ़ो, स्कीमें बनाओ। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब ने एक कमेटी बना दी, उस कमेटी हमने रिपोर्ट दे दी और वो आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर आ गया है पूरा कंप्लीट। और सब जो मुसलमान चाहते हैं पूरा वैसे ही बना करके इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का प्रोजेक्ट बना के तैयार कर दिया है। मेरा ख्याल ये है कि अगले 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर वो लॉन्च हो जाना चाहिए। तो उसमें से 18 में से 3 काम हो चुके हैं, लेकिन मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ। इंशाल्लाह तो कोशिश करता रहूँगा जितना। आपने जो वो मशवरा दिया था, जो आपने बताया था कि अगर ये काम करे तो बीजेपी से जो मुसलमानों की दूरी है वो कम होगी, तो कम हुई आपको लगता है कि नहीं? ऐसा है कि पहली चीज़ ये कि मुसलमानों के लिए जो बीजेपी ने काम किए हैं उसको बताने में बीजेपी खौफज़दा रहती है। इस वजह से कि बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो मुसलमान को नहीं है। उनकी चॉइस है बीजेपी की, अब तक उन्होंने ऐसे ही करके रखा है अपने को। लेकिन मेरे ख़्याल में आहिस्ता आहिस्ता करके स्लोली मुसलमानों तक अगर ये बात पहुंचती है तो जाहिर है मुसलमान और भी उसके अंदर अपना हक जता सकते हैं। लेकिन वक्त में जब तरक्याती कामों के बारे में बातें होनी चाहिए थी, उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, हमारा मुल्क कुछ ऐसे मुद्दों पर इन दिनों जो है वो घिरा हुआ है जिस पर अगर हम जिसको लेकर अगर हम सोचें तो तरक्की का मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है। तो क्या करें? एक्चुअली उसमें ऐसा था कि नरेंद्र मोदी साहब का एक अवतार था इलेक्शन का रिज़ल्ट आने तक, इलेक्शन की कन्वेंसिंग होने तक, और दूसरा अवतार है प्राइम मिनिस्टर बन जाने के बाद। उनमें बड़ा फ़र्क है, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है आपको? क्या ये है कि पहले वाले में जो था वो काफ़ी एंटी मुस्लिम होता था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप देखें, हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन जब से वो बन गए, उनकी पहली स्पीच थी पार्लियामेंट में, मेडन स्पीच, उसमें उन्होंने कोई 20 जुमले बोले मुसलमानों के हक़ में। उनका मैं जानता हूँ मुसलमान बहुत पीछे हैं और उनके लिए स्पेशल स्कीमें बनाना बहुत ज़रूरी है और हमारा ये वादा है, दृढ़ संकल्प है और हम ऐसा ज़रूर करेंगे वगैरह। उसके बाद फिर वो बोले थे कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं हो सकता, वो जो वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर को बोले थे। तो इस तरह से वो, और यानी कि अपने ख़ुद बोलने में तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो बदल गए है ना, तो वो बदलाव जो है वो नीचे तक नहीं पहुंचा। ये एक्चुअली ये लॉ ऑफ नेचर भी है। अगर आप इसको और करें कि अगर एक गाड़ी बहुत तेज़ी में जा रही हो, उसके ऊपर चाहे जितना एकदम से आप ब्रेक लगाए तो थोड़ी देर ज़रूर चलती रहेगी और ख़ासतौर से नीचे के पहिए तो ज़रूर चलते रहेंगे। तो वही सिलसिला चल रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो खामोश भी है, वो खामोशी भी कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो बिल्कुल, वो जो दादरी वाला मामला था उसके ऊपर वो 8-7 दिन तक नहीं बोले थे और 7वें दिन रात को मैंने उनको ऑनलाइन ख़त लिख कर के ट्वीट कर दिया। मैंने कहा भाई इसके मतलब तो मुसलमान क्या ये समझें कि आपकी तरफ से शय है कि हाँ ये जो काम हो रहा है, तो ईसाई भी। तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर वो बिहार इलेक्शन में बोले थे। मैं उसका कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, नहीं गया। देखिए जैसे मुल्क में जेएनयू का तनाज़ा चल रहा है और जिस तरह से कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दों पर एक तरह से फिर से वही देखा जा रहा है कि मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा जा रहा है और कई तंजीमों ने इस पर तशवीश दिखाई है। जी तो ये एक बड़ा देखिए ऐसा है कि ये जो कल्चर है मुसलमान लड़कों को पकड़ना और बंद कर देना, ये मैं कोई बीजेपी के साथ नहीं दे रहा, आई एम नॉट ए बीजेपी मैन, आप तो जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये कि ऐसा नहीं कि बीजेपी के गवर्नमेंट में आने से पहले नहीं था, पहले भी था। इनफैक्ट यूपीए हुकूमत के लिए जो हमने 20 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था कि आपको ये काम मुसलमानों करने हैं, उसमें आइटम नंबर 1 था, वो ये था कि मुसलमान बच्चों को, लड़कों, नौजवानों को पकड़ लिया जाता है, तो वो उसके सिलसिले में एक तो वो कानून बनना था। 18 जो पॉइंट जो आपने दिए थे उसमें से जो अहम मुद्दे थे, जैसे आपने कहा कि 1 नंबर पे यही था
हम्म। तो कुछ स्किल डेवलपमेंट की बात को लिया गया और कई स्कीमें बनाई गई, लेकिन जो अहम मुद्दे थे उस पर अभी भी खामोशी है। हाँ, अभी भी खामोशी है। देखिए, ऐसा मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जो बीजेपी की ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो है हिंदू वोट बैंक। उसी को उन्होंने गैल्वेनाइज़ किया और उसी का फ़ायदा भी उठाया। तो मुझे नहीं लगता कि वो एकदम से जो है उसको बदलाव उसके अंदर ले आएँगे और कहेंगे हाँ, हम भी सेक्युलर हैं। सेक्युलर वर्ड को तो उन्होंने गाली गाली बना दिया है अब तो, कायदे से देखा जाए तो। हालाँकि सेक्युलर इस कदर उम्दा खूबसूरत लफ्ज़ है, लेकिन ये कि उसकी बात करना एज़ इफ़ कि बहुत कोई ख़राबी है उसके अंदर। तो वो तो आप ठीक फरमा रही हैं। आई एग्री विद यू कि हाँ, बीजेपी इतनी इतनी जल्दी तेज़ी में ऐसे अपने को वो कर दे, चेंज कर दे, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कि वो फिर भी मेरे ख़्याल में उनके यहाँ जो एक थिंक टैंक होगा, वो जिसमें पीएम भी होंगे ग़ालिबन, वो इस चीज़ को गौर कर रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हम अननेसेसरी मुसलमानों से पंगा लिए बैठे हुए हैं, क्यों ना उस हालात को भी ठीक करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे सैयद ज़फ़र महमूद, जो कोलकाता के दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं मुसलमानों में इलेक्शन के तय, वोटिंग के तय बेदारी लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यही मुतालबा है कि मुस्लिम तबका अपने चार्टर ऑफ डिमांड के साथ सियासी पार्टियों के सामने आए। कैमरामैन राव के साथ शबाना एजाज, ETV न्यूज़, कोलकाता।